हाँ, कितने क्वेश्चन आपने कर लिए पुलकित? 85 questions. 85 क्वेश्चन कर लिए, गुड, वेल डन। प्रकृति? So next, AC, alternating current। इस चैप्टर और पिछले चैप्टर में फर्क यही है, या फिर कॉमन क्या है, इस दोनों बातों को हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और अल्टरनेटिंग करंट में फर्क यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमने सोर्स को यूज कर रहे थे करंट के लिए, वो था डायरेक्ट करंट। वो क्या था? डायरेक्ट करंट, डीसी। मतलब एक बैटरी की मदद से हम ऐसा काम कर रहे थे। हमने एलआर सर्किट भी कराया था, उसमें कौन सा सेल लगाया था? हम एलआर सर्किट में क्या लगाया था? बैटरी को यूज किया था। तो उसमें जितने भी प्रॉब्लम है सभी में हमने डीसी को देखा, हम डायरेक्ट करंट को देखा था, बैटरीज को देखा था। बैटरीज के थ्रू उसमें करंट को हम किसी भी सर्किट में फ्लो हो रहा। तो जितने भी प्रॉब्लम्स उसमें आएंगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अप टू 98, सभी में कौन सा करंट इस्तेमाल किया गया है? डायरेक्ट करंट इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसी करंट बनते कैसे हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट। द फॉर्मेशन ऑफ एसी करंट इज द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जब हम एसी फॉर्म कर लेते हैं, तो एसी फॉर्म करने से अब सर्किट डायग्राम बनाएंगे, अब उसमें रेसिस्टेंस लाएंगे, कैपेसिटर लाएंगे, इंडक्टर लाएंगे, तो उनमें क्या रिलेशन होगा? तो वहां पे जो सोर्स ऑफ करंट होता है वो होते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि डीसी करंट और एसी करंट में क्या फर्क है, दोनों किस, कोई इंडक्टर एसी में कैसा काम कर रहा है, डीसी में कैसा काम कर रहा है, कैपेसिटर एसी में कैसा काम कर रहा है, डीसी में कैसा काम कर रहा है, रेसिस्टेंस एसी में कैसे काम करते हैं, डीसी में कैसे काम करते हैं। मालूम चलेगा कि दोनों में बहुत का फर्क होता है, दोनों में काफी का फर्क होता है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं। तो ये जो टोटली डिफरेंट चीज है इसको भी हमें समझना है। लेकिन एक चीज जो हमने पहले ही से जानते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस द alternating current, which is the part of the electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा था कि जब भी किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रोटेट कराते हैं, और उसको रोटेट कराने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कोई चीज अपने आप तो रोटेट नहीं कर सकता। क्या मैं इसको रोटेट कराना चाहूंगा तो रोटेट हो पाएगा खुद से? नहीं। मैंने सोच लिया भाई रोटेट हो जाओ, हो गया? नहीं, मुझे कराना पड़ा, मुझे कराना पड़ेगा। ऐसा एक समय ऐसा वक्त आएगा मैं टायर्ड हो जाऊंगा और नहीं रोटेट करा सकता, है ना? मतलब इट नीड्स एनर्जी, इट नीड्स एनर्जी। तो किसी चीज को रोटेट कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से लेते हैं। इन नेचर ऑफ द सोर्सेस के नाम पे ही डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट्स का नेम होता है, लाइक थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। अलग अलग प्लांट्स होते हैं जो एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? स्टीम। जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें स्टीम, हम वाटर लेते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, और बॉयल वाटर से जो वेपर निकलता है वो वेपर किसी नोजल से किसी वे से पास कराते हैं, और उसके पास में जो ब्लेड होता है वो एक ब्लेड रोटेट करता है, फिर दूसरा ब्लेड, ऐसे कंप्लीटली रोटेशन में आ जाता है, और उसका चेन लगे होते हैं, और वो चेन जो होता है उस कॉइल को रोटेट कराता है। अगर हमारे पास मालूम चलता है कि नहीं भाई ये थर्मल पावर प्लांट हमारे लिए काफी कॉस्टली अफेयर है, हमें इसलिए हमें कोयले की जरूरत होती है, और धीमे धीमे पता है कि ये सब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं धीमे धीमे खत्म होने वाला है, और साथ में पोल्यूशन तो है ही। अभी बठिंडा में जो थर्मल पावर प्लांट काफी दिनों से पड़ा हुआ था वो बंद है, और उधर रामपुरा फूल की तरफ शिफ्ट किया गया था लगता है, या दूसरा मैंने देखा उधर भी है। थोड़ा सा रिमोट एरिया से उधर चल रहा है, यहाँ पे शहरी इलाका है तो यहाँ से बंद कर दिया गया है फिर इसको, कि पोल्यूशन ज्यादा ना हो। तो पोल्यूशन एक सबसे बड़ा तो पोल्यूशन होता है। दूसरा सोर्स, हमें ज्यादा वहाँ पे एनर्जी की लगाने पड़ते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे नेचुरल एनर्जी होते हैं जो
जो हमारा वेस्टेज नहीं होता, बस उसको हमें यूज करना चाहिए। जैसे वाटर है, वाटर कहीं से आ रहे हैं तो वाटर को हम डैम को फॉर्म करके वाटर फॉल करा सकते हैं ब्लेड पे, टरबाइन पे, और वहां से एनर्जी ले सकते हैं, वहां से उसको रोटेट करा सकते हैं। और जब ब्लेड रोटेट करेगा तो फिर कॉइल को रोटेट कराएगा। कॉइल किसके अंदर में रोटेट कर रहा है भाई? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, और वहां से ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे। विंड से ला सकते हैं एनर्जी। हवा कहीं कहीं पे काफी अच्छी हवा चलती है तो वहां पे हम मील लगाते हैं विंड, और वहां से एनर्जी लेते हैं। तो सभी का जो मेन, जितने भी ऐसे सोर्स है, सभी का मेन चीज तो एक ही ऐसा है कि हमारे पास क्या होता है, एक कॉइल होते हैं और इस कॉइल को रोटेटर लगाते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में इसे रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो कई तरह के हम सिलिंड्रिकल मैग्नेट रख सकते हैं। सिलिंड्रिकल मैग्नेट के अंदर में कॉइल को रख सकते हैं, या जो हॉर्स मैग्नेट होता है उसके अंदर में रख सकते हैं। आमतौर पर सिलिंड्रिकल मैग्नेट का यूज किया जाता है। आमतौर पे सिलिंड्रिकल मैग्नेट का यूज किया जाता है, या हॉर्स मैग्नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा। जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड है वो अपनी जगह से वो फिक्स है। यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, तो अब इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड चेंज नहीं हो रहे। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड तो ऐसे ही जा रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ यहाँ पे, और बाद में फिर अपना घूमते हुए जैसे भी आ जाए। हमें तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। बाद में ऐसे ऐसे अपना आएंगे। ये तो अपना इधर गया है तो फिर वापस तो आना ही है नहीं। तो जो भी हमने यहाँ पे ऐसे रख लिया। अभी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मायने रखता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे कॉइल्स में, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स बढ़ेंगे। और इसको रोटेट कराना है कहीं से। इसी को रोटेट कराने के लिए, यहीं पे अपना इसी को रोटेट कराने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे कॉइल के दो एंड होते हैं। ये किसी भी कॉइल के दो एंड मिलेंगे, तो यहाँ पे एक एंड होता है, यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव पोलरिटी डेवलप होगा, एक तरफ नेगेटिव। फिर अगले ही क्षण कुछ समय के बाद नेक्स्ट टाइम में फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो जब ये रोटेट करता है तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज यही कॉइल है ऐसे, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ऐसा जैसा कि हमें दिख रहा है। ये जो लाइंस हमने दिखाया है, किसका लाइंस दिखा दिया भाई? मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दिया। और ये कभी सपोज करो कि अभी कॉइल ऐसे है, कॉइल का प्लेट ऐसे, एरिया ऐसे है, बिल्कुल। व्हाट इज द फ्लक्स? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस? जीरो फ्लक्स। अभी इस लाइंस को, इस प्लेट को कोई कट करके नहीं जा रहा है, कोई इस प्लेट को कोई ऐसे कट करके नहीं निकल पा रहा है, तो कितना फ्लक्स है भाई? लेकिन इसको रोटेट करा रहा हूँ, इसको रोटेट करा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को यूज करके, किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ इसको रोटेट करा दिया। क्लियर है? तो जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो फिर क्या होगा? अब कुछ ऐसे होने वाला है। अब फ्लक्स इसके अंदर में, अब लाइंस ऑफ फील्ड इसको अंदर में क्रॉस करने वाला है। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब देखो मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था। फ्लक्स क्या हो रहा था? इंक्रीज। पहले ऐसा था, अब इंक्रीज कर रहा है फ्लक्स। यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, अब क्या करेगा भाई? डिक्रीज कर रहा है। तो फिर अब डिक्रीज करके फिर जीरो हो गया। फिर क्या हो रहा है? जब जीरो आ गया तो फिर क्या होने वाला है? फिर इंक्रीज करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड में क्या होगा? इंक्रीज करें, फिर इंक्रीज कर रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर मैक्सिमम होगा, लेकिन अपोजिट सेंस में होगा। मैक्सिमम होगा तो अपोजिट सेंस में होगा। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलते रहता है। तो जब एक बार फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो सपोज उसके अकॉर्डिंगली एक प्लस इधर आया, माइनस इधर आ गया, करेंट में पोलरिटी डेवलप। तो जब डिक्रीज करेगा तो उल्टे अपोजिट हो जाएंगे, पोलरिटी अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका जो पोलरिटी है वो फिक्स नहीं होता है। जो पोलरिटी होता है वो फिक्स नहीं होता है कि इस दो पॉइंट्स पे फिक्स नहीं होते, हमेशा कंटिन्यूअसली वो चेंज करते जाता है। और जो ईएमएफ डेवलप करता है, ईएमएफ, इसी की वैल्यू को हमें जानना है कि ईएमएफ की वैल्यू क्या होने वाली है। सपोज इनका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो ए है, कॉइल का सरफेस एरिया ए है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। और किस एंगुलर स्पीड से ओमेगा रोटेट किया जा रहा है? ओमेगा से। तो टी टाइम में कितने एंगल फॉर्म करेगा भाई? ओमेगा टी। ओके, तो सपोज करो
अब कोई जरूरी नहीं कि जब भी आप स्टार्ट करोगे टाइम की वैल्यू 0 रखोगे तो ये ऐसे ही होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो कुछ भी जब टाइम की वैल्यू जब जब ये प्रोसेस में है, लेकिन टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ तो किसी यहाँ पे आएगा तभी टाइम स्टार्ट्स करो, कोई जरूरी नहीं है आप किसी भी स्टेट में टाइम स्टार्ट करो, तो कोई ना कोई एंगल तो फॉर्म हो जाएगा। जब टाइम की वैल्यू 0 होगा उसमें कुछ ना कुछ तो एंगल होंगे। मान लेते कि वो एंगल कुछ है, उस एंगल को बोल देंगे डेल, क्या एंगल बोल देंगे। तो उस टाइम के बाद कुछ और एक्स्ट्रा एंगल बनने वाला है टी समय के बाद, कितना बनेगा, ओमेगा टी। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, डेल प्लस ओमेगा टी, जहां पर डेल को बोलते हैं इनिशियल एंगल, क्या बोलेंगे उसको, इनिशियल एंगल मींस एंगल ऑफ द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो इनिशियल एंगल वो डेल का है, और एक एक्स्ट्रा एंगल फॉर्म हो गया, कितना एंगल फॉर्म हो गया, एक्स्ट्रा एंगल ओमेगा टी। टोटल एंगल क्या बन जाएगा एरिया वेक्टर के साथ। तो हम फ्लक्स देख लेते हैं। ये हमारा सबसे पहले एसी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं एसी जनरेटर। क्या है ये, एसी जनरेटर, दिस इज द एसी जनरेटर। ये एसी जनरेटर का एक बस एक फ्रंट व्यू है कुछ ऐसा, और फ्लक्स एट एनी टाइम टी देख रहे हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा, एन टाइम्स बी डॉट ए, बी डॉट ए लिखूंगा, एन बी ए कॉस डॉट प्रोडक्ट को क्या देना पड़ेगा, कॉस और ओमेगा टी एंड प्लस डेल, ओमेगा टी प्लस डेल। हियर डेल इज कॉल्ड, एक्चुअली कॉस के साथ जो एंगल होता है ना मतलब कोई थीटा, इसको एक्चुअली हम बोलते हैं फेज। अब इसको दूसरा नाम क्या है, फेज। और फेज में जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको। तो फेज कांस्टेंट किसको शो कर रहा है, द इनिशियल एंगल, किसको शो कर रहा है, इनिशियल। इसी को फिजिक्स में बोलते हैं इनिशियल स्टेटस, क्या बोलते हैं उसको। तो डेल किसको शो करता है, इनिशियल स्टेटस को। डेल किसको शो करेगा, इनिशियल स्टेटस, इनिशियल पोजीशन क्या है उसको, जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकता है, जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आपका मन किया उस समय टाइम की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर लिए। तो डेल को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ द फेज। और इट शोज, किसको शो करता है भाई, ये इनिशियल स्टेटस, ये इनिशियल स्टेटस को शो करता है। मतलब ये क्या शो कर रहा है, इनिशियल स्टेटस मींस इनिशियल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया वेक्टर, इसी को शो कर रहा है। नाउ व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड और ओमेगा टी क्या है, इसके बारे में भी लिख लीजिए अगर अच्छे से लिख रहे हैं। तो ओमेगा टी क्या भी, एंगल और रोटेटेड इन टाइम टी, इन टाइम टी कितने एंगल रोटेट कर गया, कितने एंगल चेंज कर गया, ओमेगा टी इन टाइम टी। टोटल ओमेगा टी प्लस डेल को टोटल एंगल हो गया, दिस इज द टोटल एंगल। ये क्या भाई, टोटल एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ए एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसको बोलते हैं फेज। इसको क्या बोलते हैं, फेज। तो फिजिक्स की भाषा में इसे बोलना है फेज, कॉस के साथ जो एंगल है उसको क्या बोलना है, फेज। और फेज में जो कांस्टेंट है उसे क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमने इन सब चीजों को देखा। ये है फ्लक्स, ये है फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ऑफ n टर्न्स, ऑफ n टर्न्स। कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है भाई, n नंबर ऑफ टर्न्स, और उसके थ्रू कितने फ्लक्स आ गया, एन बी डॉट ए, एन बी डॉट ए, क्या बोल सकते हैं, एन बी ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल। क्लियर है, ओके। तो फ्लक्स मालूम हो गया,